बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को फाइनल कर लिया है। 2 से 3 सीट पर चेहरे को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। तेजस्वी ने सभी उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई है और 1 से 2 दिन के अंदर उम्मीदवारों की सूची जारी की जा सकती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है। आरजेडी में कुछ विधायकों का टिकट कट सकता है, ऐसी भी खबर है। तेजस्वी ने A to Z के तहत उम्मीदवारों का चयन किया है। बड़ी संख्या में अति पिछड़ा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी है और पिछली बार से ज्यादा इस बार सवर्ण चेहरों को मौका मिल सकता है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी कर चुका है और 1 से 2 दिन के भीतर उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। और इस लिस्ट में इस बार बहुत विशेष ख्याल रखा गया है कि जिस तरह का दावा राष्ट्रीय जनता दल और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार करते रहे हैं कि हमारी पार्टी MY नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है, तो A to Z का खास ख्याल रखते हुए उन चेहरों को पूरी तैयारी रखी गई है, उन्हीं चेहरों को सामने रखने की। और कहा जा रहा है कि कुछ चेहरों का टिकट कट भी सकता है, कुछ विधायकों का। और 2020 में क्या प्रदर्शन रहा है राष्ट्रीय जनता दल का, वो देख लीजिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 144 सीट पर चुनावी रणभूमि में उतरी और इसमें से 75 सीट जीत गई और 23.11% उनका वोट प्रतिशत रहा। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 19 सीटें उन्हें हासिल हुई। 9.48% वोट रहा है। तो देखिए, आरजेडी ने लगातार पूरी तैयारी कर रखी है। और इसी बीच वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का बड़ा बयान आ गया है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीटों का फॉर्मूला पहले ही तय। सहनी 1 से 2 दिन में खुलासा हो जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नहीं, देखिए, हम लोगों का इंटरनल गठबंधन का जो स्वरूप था वो पहले से तय था। उसके बाद कौन दल कितने सीट लगेंगे लमसम लगभग सारे वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। अभी बहुत जल्दी कल या परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के बीच में कौन दल कितने सीट लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, सीएम कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, इसकी घोषणा हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में कर देंगे। गठबंधन है तो गठबंधन धर्म निभाते हुए हमें कुछ अभी बोल देना उचित नहीं होगा। और देखिए, इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि, क्या कुछ जानकारी है? राष्ट्रीय जनता दल इस बार A to Z का दावा करते हुए उम्मीदवारों का लिस्ट तैयार किया गया है और किन किन बातों का खास ख्याल रखा गया है इस लिस्ट में? देखिए, तेजस्वी यादव ने कोशिश की है कि इस बार विधानसभा का जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसे देखते हुए कोशिश इस बार की ये है आरजेडी की, खास करके कि जो A to Z का जो फार्मूला है, जो कई चेहरे हैं, उसे इस बार ज्यादा मौका दिया जाए। और इसी के तहत जो तैयारी, जो सीटों की सूची जो तैयार की है, उसमें अति पिछड़ों की जो भूमिका है वो बढ़ाई गई है। अति पिछड़ों का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है अभी तक नीतीश कुमार की मानी जाती रही है, लेकिन तेजस्वी यादव माना जा रहा है कि जो सर्वे की रिपोर्ट आई है, आरजेडी ने जो सर्वे कराई है, उसके मुताबिक अति पिछड़ों पे ज्यादा दाव खेल सकती है। और खासकर आपको बता दें कि स्वर्ण चेहरों को भी पिछले बार की तुलना में ज्यादा भागीदारी मिल सकती है। पिछली बार जितने सीटों पर स्वर्ण को चेहरा बनाया गया था, उससे ज्यादा सीटें इस बार मिल सकती है। तो ये एक आरजेडी की जो है बड़ी तैयारी है कि तमाम लोगों को जो है, महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी बढ़ाने की चर्चा है। महिलाओं की भी भागीदारी है वो ज्यादा से ज्यादा देखी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार जितने महिलाओं का टिकट दिया गया था उसमें स्ट्राइक रेट जो था वो 90% का था। उतनी सीटें जो है महिलाओं ने जीत करके। रवि, चलिए आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी जुड़ रहे हैं। असित जी, देखिए, कल अगर हम बात करें, जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, तेजस्वी यादव ने 2 पोस्ट करते हुए एक पोस्ट में खुद को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया है। और साथ ही साथ एक तरफ अगर हम वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की बात करें तो वो बार बार ये कह रहे हैं कि अगर जीते तो डिप्टी सीएम तो हम ही बनेंगे। तो ये क्या चल रहा है? किसी भी बात पर सहमति कांग्रेस ने तो अब तक नहीं जताई है। अपनी दावेदारी कभी भी नहीं छोड़ी जाती है। राजनीति में एक उसूल हमेशा देखा है कि कोई अपनी दावेदारी नहीं छोड़ता है। आप देखिए, अमित शाह जी ने मीडिया के इंटरव्यू में कहा कि एनडीए की सरकार अगर बनती है तो बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, द टाइम विल डिसाइड, समय तय करेगा। उन्होंने नीतीश जी का नाम नहीं दिया, लेकिन जदयू ने दावेदारी छोड़ दी
जदयू के तमाम लोग कहते हैं कि अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, इसमें क्या संदेह है। तो राजनीति में दावेदारी करना कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि गठबंधन में खटपट है। खटपट है तो फिर एनडीए में बहुत बड़ा खटपट है, क्योंकि अमित शाह जी ने तो खुलेआम कहा कि समय बताएगा। तो दावेदारी राजनीति में होती जाती है, कोई हैरानी का विषय नहीं है। लेकिन असद जी, दावेदारी की बात अगर सामने आ रही है तो कांग्रेस ये खुलकर क्यों नहीं कह रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे? कितनी दफा कृष्णा अल्लावरू से बात की गई, कांग्रेस के तमाम नेताओं से बात की गई, किसी ने भी ये हामी नहीं भरी कि महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। यही सवाल पलट के अगर एनडीए से पूछा जाए कि भाई अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी या खुद मोदी जी क्यों नहीं कह दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो नीतीश के मुख्यमंत्री होंगे, वो भी नहीं कह रहे हैं। असद जी, लेकिन लगातार अलग अलग दलों के नेताओं की तरफ से सिर्फ और सिर्फ यही चर्चा की जा रही है कि 2025 नीतीश। खैर, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे बात को लेकर कैसे राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सहमति बनती है। क्या वाकई तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार का एक बड़ा बयान आया। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बड़ा बयान। 8 अक्टूबर को सीट फाइनल होगी। 8 अक्टूबर को ये फॉर्मूला तय हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। एक अंतिम बैठक हम करने जा रहे हैं 8 तारीख। सिटिंग सीटों पर चर्चा कर चुके हैं। जाकर सिटिंग सीट बिहार में जो हमारे पास था, चर्चा हमने की है, और जहां पर हम चुनाव जीत नहीं पाए थे वहां पर, और आगे हम और एक गहन समीक्षा कर रहे हैं। और देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मांझी ने एनडीए में 15 सीटों की डिमांड रखी है। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े और सम्राट चौधरी के सामने 15 सीट की डिमांड रखी। वो चाहते हैं कि चुनाव में मान्यता प्राप्त करने लायक सीट उन्हें मिल जाए, और पिछली बार 7 सीट पर वो चुनाव लड़े थे तो 4 जीते भी थे। इस बार 15 सीटों पर लड़ेंगे और 8 सीट पर जीत मिलेगी। मान्यता प्राप्त दल के लिए 8 सीटें जीतना अनिवार्य है। आप लोग जरूर पूछिएगा कि कितने सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। मेरा यही सवाल है सर। धर्मेंद्र प्रधान आपसे मिले थे, तो जो सीट ऑफर की जा रही है बीजेपी की तरफ से, उससे आप कितना संतुष्ट हैं उन सीटों से, उस ऑफर से, और कब तक सीट शेयरिंग हो जाएगा? मैं झूठी बात बोलने का अभ्यस्त कभी नहीं हूँ। हम मीडिया के सामने बड़ी साफगोई से कह रहे हैं कि सम्राट साहब, धर्मेंद्र प्रधान जी और तावड़े जी, ये तीनों गए थे। बिहार में जो मान्यता प्राप्त होने की बात है, 2 टर्म है कि विधानसभा में कम से कम 7 या 8 सीट होना चाहिए तो मान्यता प्राप्त हो जाएगी, या टोटल वोट पोल का 6% एंड एबव लावेंगे तो हो जाएगा। तो मैं ये 2 कंडीशन चाहता हूँ। हम प्रार्थना करता हूँ एनडीए के माननीय नेताओं से कि अब हमको अपमानित नहीं होने दें, हमको इतना सीट दें कि हम 8 विधानसभा चुनाव जीत करके बिहार विधानसभा में आवें। और उसके लिए हमने एक फार्मूला बतलाया कि जब 60% हमारा स्कोरिंग है तो 7 में 6 हम जीत सकते हैं, तो 8 के लिए हमको कम से कम 15 सीट चाहिए। ये बातें हम अपनी कही। उन लोगों ने कुछ नहीं कहा, हमसे बात नहीं किया, और हुआ कि ठीक है हम लोग फिर बात करेंगे। और देखिए, इधर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि 2 से 3 दिनों में एनडीए में सीट फाइनल हो जाएगा, और ये भरोसा है कि हमको सम्मानजनक सीट जरूर मिलेगी। सीट शेयरिंग तय हो चुका है, कितना सीट किसको मिलने जा रहा है? देखिए, वार्ता शुरू हुई है और तय अभी नहीं हुआ है, लेकिन हम इतना बता दें कि हम लोग सम्मानजनक सीटों की मांग किए हैं और हमारा सम्मान के साथ हम यहाँ हैं, और बुरे वक्त में भी हमने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि विचारधारा का साथ है और हमारी पार्टी विचारधारा के साथ रहती है। चट्टान की तरह हम खड़े हैं। पिछली बार जब हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा था तो उस समय बहुत सारे लोग ऐसे किए, सबको पता है। तो जहाँ तक सीट की बात है, तो जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारी बात पहले भी हुई है, अभी भी हुई है। हम समझते हैं कि सम्मानजनक तरीके से हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर में सब कर लेंगे। और देखिए, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है।
हाल ही में ज्योति एक्टर के घर पहुंची और फूट फूट कर रोती नजर आई। उन्होंने पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिन पर अब भोजपुरी पावर स्टार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए ज्योति से सवाल किए। भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और इसमें उन्होंने लिखा कि मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबकी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा? जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा। मैंने सम्मान के साथ आपको अपने घर पर बुलाया और करीबन 1.5 घंटे हम लोगों की बातचीत हुई है। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस की बात नहीं। इसके बाद अंतिम बात उन्होंने कही कि समाज में भ्रम फैलाया गया है कि मैंने पुलिस बुलाई, जबकि सच्चाई यही है कि पुलिस सुबह से वहां पर इसलिए मौजूद थी कि कहीं भी आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो जाए। तो ये सोशल मीडिया पर लिखा गया पवन सिंह का पोस्ट है। और चुनाव में टिकट के लिए पति पत्नी के बीच टक्कर चल रही है, पर पवन सिंह के जवाब और ज्योति सिंह से सवाल के बाद पत्नी ज्योति ने भी पवन सिंह को खुला चैलेंज किया। ज्योति सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर ही जवाब में लिखा है कि जब पति पत्नी की बात घर के अंदर की नहीं रह गई है और अब जनता के सामने खुलकर हिसाब होना चाहिए। ज्योति सिंह ने लिखा कि हम दोनों को मीडिया के सामने बैठकर ये साबित करना चाहिए कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। ज्योति सिंह चुनाव को लेकर टिकट की बातों पर पवन सिंह को चैलेंज कर दिया है। हमारे खिलाफ एफआईआर है कोई? ज्योति हाँ, तो एफआईआर है तो वारंट लाइए, हमको अरेस्ट करके ले जाइए। ऐसे मैं नहीं जाऊंगी। और ये मेरे हस्बैंड का घर है, आप बंद नहीं कर सकती हैं, लॉक नहीं कर सकती हैं। राइट टू प्रॉपर्टी होती है कुछ मैम, आपको पता होगा। मे बी डाइवोर्स जब तक फिनिश ना हो आप ये भी जब तक कोई चीज डिस्प्यूट होती है किसी चीज में तो कोई एक दूसरे के घर में नहीं आता। ठीक है, आपको भी पता, आप कोई नहीं ना, ये वाइफ है मैम। हाँ तो वाइफ है तो क्या हुआ, लेकिन कब तक आप कितने से हम आप ना हमारे लॉयर से बात कर रही हैं, आप हमारे लॉयर से तो बात करिए। बढ़ते आगे, शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर करके उनके वोट को खरीदने की कोशिश की है। उन्होंने महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के माध्यम से भी ऐसा ही किया। वे देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी खास पार्टी के नहीं। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा करके राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग और बीजेपी के निष्पक्ष चुनाव कराने के दृष्टिकोण को उजागर किया है। जिस तरह से उन्होंने मतदाता सूची में नाम जोड़े हैं और उन्हें बीजेपी का मतदाता बना दिया है। लोकतंत्र है। अब मोदी जी आएंगे। मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं की वोट खरीदने की कोशिश चुनाव से पहले की। 10-10 हजार महिलाओं के खाते में डाल दिया, जैसे महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना में किया। तो ये कब तक चलेगा? आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो मोदी जी, ये आपको समझना चाहिए, लेकिन उसका फैसला चुनाव में हो जाएगा। और देखिए, संजय राउत के इस बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पलटवार किया है। जायसवाल ने क्या कहा है? संजय राउत और विपक्ष के नेता महिला विरोधी हैं और ये लोग नहीं चाहते कि महिलाएं भी स्वावलंबी बने। संजय राउत या विपक्ष के कोई भी नेता कान खोल के सुन लें, ये महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को स्वावलंबन स्वरोजगार के लिए सरकार ने एक अच्छा प्रयास किया है। और ये प्रयास आज अभी नहीं हो रहा है। अगर ये प्रयास 5-10 दिन का होता, चुनावी घोषणा होता, तो 75 लाख, 25 लाख, फिर 21 लाख, 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में ये पैसा चला जाता। हमने घोषणा नहीं किया है। घोषणा जो है वो लुभावना होता है। सरकार बनाओ तब देंगे। महिलाओं के स्वावलंबन के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार, आदरणीय मोदी जी, डबल इंजन की सरकार कृत संकल्प है। और ये लोग महिला विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि समाज की आधी आबादी महिला जो है वो भी स्वावलंबन में, वो भी अपना स्वरोजगार करे। तो ये संजय राउत और विपक्ष के लोग महिला विरोधी बात करते हैं। महिलाओं को जो है नहीं चाहते हैं, आधी आबादी को, कि ये भी स्वावलंबन की ओर आगे बढ़े।
और देखिए, सांसद संजय राउत के एनडीए पर वोट खरीदने की कोशिश के आरोप पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार के उठाए गए कदम से विपक्ष तिलमिला उठा। महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए देने का डर उन्हें सता रहा है। राजद के शासनकाल में महिलाओं के साथ जो जोर जुल्म हुआ वह बिहार के लोगों को याद है। अब कानून के राज में महिलाओं को दी जा रही आर्थिक मदद और सुरक्षा की गारंटी से विपक्ष बेचैन होता है। समय निकट आ गया है जब बिहार की महिलाएं विपक्ष को सबक सिखाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी योजनाओं के सृजन के लिए जाने जाते हैं। बिहार योजनाओं के मामले में लीडर स्टेट के रूप में आज भूमिका का निर्वहन कर रहा है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए राज्य सरकार की ओर से 10,000 रुपया और उसके बाद 2 लाख रुपया देने का जो कार्यक्रम चलाया है, उस पर विपक्ष के नेताओं को 10 का डर क्यों सता रहा है, यह समझ से परे है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ये पुरानी समस्या है। जब भी चुनाव आता है तो ये लोग वोट खरीदने लगते हैं और बिहार में ऐसा हुआ। 10-10 हजार रुपए चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में डाले गए, वो ये कहकर कि उन्हें व्यवसाय करने के लिए उनके खाते में पैसे दिए जा रहे हैं। और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा कि एनडीए के सभी नेता एकजुट हैं और फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। रामनाथ ठाकुर ने विपक्ष पर और प्रशांत किशोर के दावों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी नेता अपनी अपनी जीत का दावा करते हैं, लेकिन जनता ने मन बना रखा है कि वो नीतीश कुमार के काम पर ही वोट करेंगे। आपकी पार्टी कितनी तैयार है? आप लोग कितने तैयार हैं, कितने उत्साहित हैं? हम लोगों की एनडीए गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक 3 महीनों से चल रही है, जो समाप्त है, और उस गठबंधन में पूरी तैयारी है। पूरी क्षमता के साथ एनडीए के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और जो 6 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, 11 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं और जो रिजल्ट 14 नवंबर को होने वाले हैं, बिहार की जनता एक मुश्त नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और पुनः बिहार की कुर्सी पर वो विराजमान हो। और देखिए, बिहार में चुनाव की तारीखों पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि बिहार और पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि केंद्र में पीएम मोदी और राज्य में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैसे सकारात्मक दिशा में बदलाव आया है और इसीलिए हमें पूरा विश्वास है कि एनडीए के पक्ष में एक मजबूत और प्रभावी जनादेश दिया जाएगा। बिहार में चुनाव की तिथियों की घोषणा हो गई है। निश्चित रूप से बिहार की जनता और पूरा देश भी देख रहा है कि किस प्रकार से परिवर्तन सकारात्मक दिशा में हुआ है। विगत लंबे समय तक केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि इन चुनावों में एक बार पुनः एक सशक्त और प्रभावी जनादेश। और देखिए, चुनाव के ऐलान और आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। कल देर रात और आज सुबह ही कई जिलों से पार्टियों के पोस्टर बैनर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीतामढ़ी, शेखपुरा, भागलपुर और जमुई की ये 4 तस्वीरें हैं जहां प्रशासन आपको एक्टिव मोड में नजर आ रहा होगा। जगह जगह से राजनीतिक दलों के चुनावी वादों के पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की तैयारियां पूरी कर दी गई है, शुरू भी हो गई है। 10 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नामांकन पर्चा दाखिल करना होगा। गोपालगंज में कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन काउंटर बनाए गए हैं और यहां पर 6 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं। 10 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन शुरू होगा। प्रत्याशी 17 नवंबर तक नामांकन करा सकेंगे। 18 अक्टूबर को नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिले के सभी सीटों पर 6 नवंबर को मतदान होगा। इस खबर पर पूरी अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान होने के बाद गोपालगंज में प्रशासन ने नामांकन की तैयारियां शुरू कर दी है। गोपालगंज में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है और इसके लिए 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक प्रत्याशियों का नामांकन
पर्चा दाखिल करना होगा। ऐसे में 18 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी और 20 अक्टूबर तक प्रत्याशियों को नाम वापस लेने का तिथि निर्धारित किया गया है। गोपालगंज में कुल 6 विधानसभा है और इन 6 विधानसभा में 4 विधानसभा के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन काउंटर बनाया गया है। तो प्रशासन की ओर से जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है और गोपालगंज की अगर बात करें तो वहां पर 6 नवंबर को मतदान होना है और 14 नवंबर को पूरे बिहार में मतगणना होगी, यानी कि चुनाव के रिजल्ट आएंगे। ऐसे में चुनाव आयोग के निर्देश के बाद गोपालगंज में भी प्रशासनिक स्तर पर चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सासाराम के डीएम ने बिहार के प्रसिद्ध लिट्टी को शुभंकर के तौर पर प्रस्तुत किया है। विधानसभा चुनाव में लिट्टी को दर्शाते हुए लिट्टी बाबू कार्टून को शुभंकर बनाया गया है, जो लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। रोहतास के डीएम तथा जिला निर्वाचित पदाधिकारी उदिता सिंह ने लिट्टी बाबू शुभंकर को प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस क्षेत्र में लिट्टी काफी महत्वपूर्ण भोजन है और ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में लिट्टी के आकार का लिट्टी बाबू शुभंकर बनाया गया है। विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो गई है और ऐसे में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए तरह तरह के जो उपाय किए जा रहे हैं, उसी के तहत जिला प्रशासन ने लिट्टी बाबू को लॉन्च किया है। और आप देख सकते हैं कि लिट्टी के आकार में यहाँ एक कार्टून है और ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि वोट को अवश्य करें और मतदान जो है सब जो भी वयस्क लोग हैं सबके लिए अति आवश्यक है और जो भी वयस्क है वो जरूर मतदान करें। आप देख सकते हैं कि लिट्टी बाबू को यहाँ इस बार है सो एक तरह का प्रेजेंट किया गया है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि ये जो इलाका है खासकर जो शाहबाद का इलाका है और खासकर बिहार की व्यंजन में अगर पहचान की बात करें तो लिट्टी की पहचान पूरे दुनिया में है और बिहार को इस व्यंजन की एक खास प्रतिष्ठा है। ऐसे में उसे जोड़कर इस बार के चुनाव में लिट्टी बाबू को प्रेजेंट किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार एक कार्टून को बनाया गया है और उसमें जिस तरह से ये पूरे प्रारूप को दर्शाया गया है ये आकर्षित करेगा इस बार के चुनाव में। और इस बार के विधानसभा के चुनाव में लिट्टी बाबू लोगों से निवेदन करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकले और मतदान का प्रयोग करें। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना।